नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आपके बीच में। जो लेसन है मास्टरी ऑन सेंटेंसेस, दरअसल ये ट्रांसलेशन सिखाने की लेसन है। ये ट्रांसलेशन डेडिकेटेड लेसन है। जो पहले के 6 वीडियो बनाए थे वो हिंदी नाम को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए था। अब जो ये चीज़ जा रही है ये वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए। और ग्रामर का जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो आपके लिए बनाया था, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस, उसी का ये एक तरीके से एक्सटेंशन है। लेकिन उसका इस्तेमाल ट्रांसलेशन में कैसे है उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए डेडिकेटेड होने वाला है। तो ये वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मुझे इस वीडियो को 2 पार्ट 3 पार्ट में शूट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मटेरियल है अगर एक बार इकट्ठे एक साथ नहीं मिला तो फिर समझने में दिक्कत होगी। और अगर ये कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, इस कीवर्ड्स को अगर आप समझ गए तो कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन हो, कितना भी मुश्किल ट्रांसलेशन हो, आप बनाएंगे बिल्कुल सही और बड़े मज़े में बनाएंगे और कब मज़ेदार भी होने वाला है। और जैसे जैसे इस लेसन को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। मैं एक बार ये भी आग्रह करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बार फिर से आग्रह करूंगा इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये अब तक जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उसमें सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसका ग्रामर में भी इस्तेमाल है और इसका ट्रांसलेशन में भी इस्तेमाल है। और मैं मात्र 8 वर्ब के इस्तेमाल से पूरा ट्रांसलेशन बनाना सिखाने वाला हूं इसमें। और ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, मॉडर्न किसी किताब में ये टेक्निक आपको नहीं मिलेगी ट्रांसलेशन सिखाने की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं लेसन 1 में कुछ पारिभाषिक शब्द यानी डेफिनेटरी आइटम्स हैं, प्रिलिमिनरीज हैं। इसको याद करना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। दरअसल मैंने यहां पर लिखा है टर्म 1 में मूल क्रिया। मूल क्रिया होता क्या है आप देखिए, खाना, पीना, गाना, बजाना आदि ना सहित क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। मैं यहां थोड़ा सा संशोधन कर दूंगा, मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया कहते हैं। आप देख रहे हैं ये खाना, इसके ना लगा हुआ है यहाँ, पीना यहाँ भी ना लगा हुआ है, गाना यहाँ भी ना लगा हुआ है, और ये बजाना ना। यानी जब क्रिया के अंत में ना हो उसको मूल क्रिया कहते हैं। और ये मूल क्रिया समझना बहुत जरूरी है। क्रिया अपने वास्तविक स्वरूप में, जेन्युइन फॉर्म में इसी रूप में रहती है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द होता है इन्फिनिटिव। हम इसको इन्फिनिटिव कहते हैं अंग्रेजी में, INFINITIVE, इन्फिनिटिव। और ये खाना का अगर वास्तव में अंग्रेजी कहा जाए तो खाना का अंग्रेजी टू ईट होगा। हम लोग आमतौर पर बोलचाल में ईट कहते हैं पर ये सही नहीं है, टू ईट होगा। अगर पीना हम कहें तो इसकी अंग्रेजी होगी टू ड्रिंक, टू ड्रिंक। उसी तरीके से गाना अगर हम कहें तो इसका अंग्रेजी होगा टू सिंग, टू सिंग। यानी अंग्रेजी में वर्ब 2 + V1 के फॉर्म में होता है, ये ओरिजिनल वर्ब है। यही हिंदी में जब हम आए तो ये अपना मूल स्वरूप यही होता है, ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपने समझा, इस टर्मिनोलॉजी का ही आगे चल करके सारा इस्तेमाल है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसलिए इसको आप स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। खाना, पीना, गाना, बजाना आदि ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। तो ये मूल क्रिया समझना बहुत जरूरी है, ये ना सहित। अब जो दूसरा टर्म है उसको हम समझते हैं मूल क्रिया में ना की जगह। तो मूल क्रिया में ना की जगह क्या है ये देखिए,
जब काम की क्रिया बनने लगती है, जब काम की क्रिया बनने लगती है, जब काम की क्रिया बनने लगती है तो मूल क्रिया में से ना हट जाता है। जैसे खाना मूल क्रिया हुआ, लेकिन जब काम की क्रिया बनने लगेगी तो ये ना हट जाएगा, यानी ये जगह खाली हो गया। उसी तरीके से पीना, ना हमने हटा दिया, ये जगह खाली हो गया। उसी तरीके से मैं आगे आपको दिखा रहा हूं, यहां पर गाना, इसमें से ना हट गया, तो ये ना के हटने से जो जगह खाली हुआ इसको कहते हैं मूल क्रिया में ना की जगह। आप देख रहे हैं खाना, पीना, गाना, बजाना, ये ना सहित क्रिया का मूल रूप हो गया, ओरिजिनल फॉर्म हो गया, इसको मूल क्रिया कहते हैं। लेकिन जब काम की क्रिया बनने लगती है, वाक्य में जब काम क्रिया अपने एक्शन में आने लगती है, तब ये ना हटता है और उसके हटने से जो जगह खाली होता है उसको मूल क्रिया में ना की जगह कहते हैं। अब सवाल है कि ना के हटने से जगह खाली हुआ तो हमने उसको मूल क्रिया में ना की जगह कहा, पर इसका इस्तेमाल क्या होता है? क्या वो जगह हमेशा खाली रहता है? बिल्कुल नहीं। अब जो अगला टर्म है अपूर्ण कार्यकारी क्रिया, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनकम्प्लीट फाइनाइट वर्ब, ये क्या है? तो अब देखिए, उस मूल क्रिया में ना की जगह यहां लिखा हुआ है ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, चुका, लिया, गया, दिया, आ, ए, ई इत्यादि। इनके आने से जो शब्द या शब्दखंड बनता है उसे हम लोग अपूर्ण कार्यकारी क्रिया कहते हैं। मैं आपको यहां पर थोड़ा सा इसको समझाने के लिए इरेज आउट करूंगा और अब आप इस चीज को समझेंगे। क्योंकि मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं तो मैं उसको समझाना चाहता हूं। ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया क्या है? इनकम्प्लीट फाइनाइट वर्ब। अब मूल क्रिया तो होता है खाना, खाना में से ना हट गया तो ना के हटने से जगह खाली रहा, उस ना की जगह मैं यहां लगा देता हूं ता, तो क्या बन गया? खाता। पुनः उसी ना की जगह पर मैं लगा दिया ते, क्या बन गया? खाते। आगे उसी ना की जगह मैंने लगा दिया ती, क्या बन गया? खाती। अब मैं उस मूल क्रिया में ना की जगह पर लगा रहा हूं रहा, ये क्या बना? खा रहा। आगे मैंने लगा दिया रहे, तो क्या बन गया? खा रहे। आगे मैंने वहीं पर लगा दिया रही, अब क्या बन गया? खा रही। मैंने उसी जगह पर उसके ना की जगह पर लगा दिया लिया, क्या बन गया? खा लिया। अब मैं उस ना की जगह पर बना देता हूं, लगा देता हूं यहां पर गया, तो कौन सा शब्द बन गया? खा गया। यानी अब ये मूल क्रिया समझने का इंपॉर्टेंस आपको यहां समझ में आ रहा हो कि ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। जब काम की क्रिया बनने लगती है तो उसमें से ना हट जाता है और ना के हटने से जो जगह खाली होती है उसको कहते हैं मूल क्रिया में ना की जगह। और उसी ना की जगह ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, लिया, गया वगैरह को जोड़ने से जो शब्दखंड बना, यानी खाता, खाते, खाती, खा रहा, खा रहे, खा रही, खा लिया, इसी को कहते हैं अपूर्ण कार्यकारी क्रिया। यानी ये जो अपूर्ण कार्यकारी क्रिया आप यहां देख रहे हैं, मैंने जगह के अभाव में उसको यहां पर एक्सप्लेन किया। यहां पर यही है अपूर्ण कार्यकारी क्रिया, इनकम्प्लीट फाइनाइट वर्ब। क्योंकि मूल क्रिया में ना की जगह और अपूर्ण कार्यकारी क्रिया, अगर ये तीन चीज आपने समझ लिया तो ये एकाक्षर और बहुअक्षर इसी से डिसाइड होता है। इसको समझना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अब मैं बढ़ता हूं यहां एकाक्षर क्रिया की तरफ। ये एकाक्षर है क्या? एकाक्षर दरअसल बना हुआ है दो शब्दों के संधि से। अब मैं इसको यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा लिख करके कि ये एकाक्षर क्या है। एकाक्षर बना हुआ है एक जोड़ अक्षर, तो इसको अगर हम जोड़ दें तो ये बन जाता है यहां एकाक्षर। अब चलिए मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये एकाक्षर है क्या। आपने देखा होगा प्रायः हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं, था, थे, थी, इन्हीं अक्षरों में से कोई ना कोई एक शब्द आपको मिलेगा। तो मैं उसको लिख देता हूं यहां पर आपके समझने के लिए। जैसे है, हैं, हो, हूं,
था, थे, थी। हिंदी वाक्य के अंत में प्रायः यही शब्द होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसी 7 में से कोई ना कोई एक मिलेगा। तो हिंदी वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूं, था, थे, थी में से कोई ना कोई एक शब्द मिलेगा। और यदि इसके ठीक पहले ऐसा एक भी खाता, खाते, खा रही, ऐसा कोई भी अगर अपूर्ण कार्यकारी क्रिया मौजूद ना रहे तो इस है, हो, था, थे, थी में से जो कोई भी एक रहेगा वही उस वाक्य की क्रिया कहलाएगी। जैसे राम एक लड़का है। अब यहां वाक्य का अंतिम अक्षर आप देख लीजिए, इसके अंदर से आपको यहां पर है मिल गया। इस है के ठीक पहले क्या आपको कोई भी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया खाता, खाते, खाते, मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया, ऐसा कोई भी वर्ड होता है, गाना, पीना, सोना, उठना, बजाना, किसी से भी बना सकते हैं। इसमें से कोई भी एक अपूर्ण कार्यकारी क्रिया आपको इस वाक्य में दिखाई दे रहा है? नहीं। यानी इस वाक्य में ये जो है हुआ, यही इस वाक्य की पूर्ण कार्यकारी क्रिया हुई। पूर्ण कार्यकारी क्रिया को अंग्रेजी में कंप्लीट फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी ये बिल्कुल पूर्णकालिक क्रिया है, ये अपने आप में कंप्लीट है। और अगर मात्रा हटा दें तो यह केवल एक अक्षर की क्रिया है, इसीलिए इसको एकाक्षर क्रिया कहा गया। अब मैं बढ़ता हूं बहुअक्षर की तरफ। यदि हिंदी सरल वाक्य के अंत में पुनः है, हो, हूं, था, थे, थी, इसमें से कोई एक हो और उसके ठीक पहले इस तरीके का एक भी कोई अपूर्ण कार्यकारी क्रिया मौजूद हो, तो ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया और है, हो, हूं, था, थे, थी में से जो एक रहेगा वो दोनों मिलके उस वाक्य की क्रिया कहलाएंगी। जैसे राम जाता है। अब देखिए इस वाक्य का अंतिम क्रिया कौन है? अंतिम अक्षर है, और इस है के पहले आप देखिए क्या है? जाता। जाता को आप देखिए कि जाना, मूल क्रिया इसका होगा जाना। यहां ना की जगह ता लगा हुआ है, यानी कि ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया हो गया। तो जब है, हो, हूं, था, थे, थी के पहले अपूर्ण कार्यकारी क्रिया यानी इनकम्प्लीट फाइनाइट वर्ब मौजूद हो, तो ये दोनों मिलकर के इस वाक्य की क्रिया होंगी। और 1 2 3 ये एक से अधिक अक्षर हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बहुअक्षर। बहुअक्षर बना है बहुजोड़ अक्षर, बहुअक्षर यानी एक से अधिक अक्षर की क्रिया। तो आप एकाक्षर और बहुअक्षर समझ गए। ये बड़ा आसान है समझना कि यदि है, हो, हूं, था, थे, थी के पहले कोई अपूर्ण कार्यकारी क्रिया मौजूद होगा तो ये दोनों मिलके उस वाक्य की क्रिया होगी, और एक से अधिक अक्षर की होती है इसलिए यह बहुअक्षर। और यदि है, हो, था, थे, थी के पहले कोई भी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया मौजूद ऐसा नहीं हो यहां, यानी कि केवल ये है, हो, था, थे, थी में से जो एक रहेगा वही उस वाक्य की क्रिया होगी, और ये एक अक्षर की है इसलिए इसको हम एकाक्षर क्रिया कहते हैं। अब मैं एकाक्षर क्रिया वाला वाक्य और बहुअक्षर क्रिया वाले वाक्य का कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए, लड़के खाते हैं, लड़के खाते हैं, यहां पर आप अंतिम अक्षर देखिए है, और है के पहले खाते जो है ये इनकम्प्लीट फाइनाइट वर्ब है, यानी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया। खाना में ना की जगह ते लगा हुआ है, यानी ये दोनों इस वाक्य की क्रिया हो गए, और यहाँ 1 2 3 अक्षर की क्रिया है, यानी कि ये बहुअक्षर क्रिया वाला वाक्य हुआ। तुम अच्छे थे, यहां अंतिम अक्षर अगर हम देख रहे हैं तो थे, मात्रा को हटा दें तो थ होता है जो कि केवल एक अक्षर की है, और इसके पहले इस ढंग का खाते, पीते, सोता, उठता, जागता कोई अपूर्ण कार्यकारी क्रिया यहां मौजूद नहीं है, यानी इनकम्प्लीट फाइनाइट वर्ब इसमें नहीं है, तो केवल एक ही अक्षर की क्रिया हुई, इसलिए ये एक अक्षर क्रिया वाला वाक्य हुआ। आगे देखिए, वे दौड़ चुके थे, वाक्य का अंतिम अक्षर है थे के पहले देखिए दौड़ना, ना की जगह इसमें चुके लगा हुआ है, तो ये अपूर्ण कार्यकारी क्रिया हुआ। तो ये पूरा मिलके इस वाक्य का क्रिया हुआ, और 1 2 3 4 5 ये एक से अधिक अक्षर की क्रिया हो रही, इसलिए ये बहुअक्षर क्रिया वाला वाक्य हुआ। पुनः आगे देखिए, मैंने पत्र पढ़ा है, अंतिम अक्षर है, और है के पहले पढ़ना, ना की जगह आ की मात्रा इसमें लगी हुई है, तो ये भी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया हुआ। तो ये दोनों मिलकर इस वाक्य की क्रिया हो गई, इसलिए ये बहुअक्षर क्रिया वाला वाक्य हुआ। तुम वकील हो, यहां अंतिम अक्षर है हो, इसमें अगर ओ की मात्रा हटा दीजिए तो यह केवल एक अक्षर और इसके पहले कोई अपूर्ण कार्यकारी क्रिया नहीं है, यानी ये
एकाक्षर क्रिया वाला वाक्य हुआ। मैंने पत्र भेजा है। अब यहां देखिए, है के पहले भेजा लगा हुआ और भेजा बना हुआ भेजना से, ना की जगह आ लगा हुआ है इसमें, भेजा। 1 2 3, यानी कि ये एक से अधिक अक्षर की क्रिया यहां हो रही है, इसलिए ये बहुअक्षर क्रिया वाला वाक्य हुआ। आगे, वे डॉक्टर थे। अब यहां थे के पहले कोई अपूर्ण कार्यकारी क्रिया इसमें नहीं है, सोता उठता जागता खा लिया खा गया ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी ये केवल एक अक्षर की क्रिया हो गई, तो ये एक अक्षर क्रिया वाला वाक्य हुआ। वे दवा देते थे। अब यहां देखिए फिर से, थे के पहले देते, देते देना, ना मूल क्रिया होगा, ना की जगह ते लगा हुआ है, देते थे, एक से अधिक अक्षर की क्रिया हो गई, ये बहुअक्षर क्रिया हो गई। अब ये एकाक्षर और बहुअक्षर एक बार समझने के बाद मैं आपको एक बार फिर से यहां बताना जा रहा हूं कि जब आपने एकाक्षर और बहुअक्षर समझ लिया तो अब आगे जो ट्रांसलेशन की सीरीज या उसकी जो वीडियो आने वाली है, द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन या मास्टरी ऑन सेंटेंसेस के नाम से जो वीडियो आएगी, वो केवल एक अक्षर क्रिया वाले वाक्य की अंग्रेजी होगी। और इसकी ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमारे पास में अगले वीडियो में मैं आपको कुछ टूल देने वाला हूं, और वो टूल होगा केवल 8 वर्ब, ओनली 8 वर्ब के इस्तेमाल से हम सारा ट्रांसलेशन बनाएंगे और सही बनाएंगे। कितना भी बड़ा वाक्य हो, बनेगा केवल 8 वर्ब से। तो मैं आते हैं धीरे धीरे उन टूल की तरफ जिसे मैंने कहा था कि 8 वर्ब के इस्तेमाल से हम सभी ट्रांसलेशन को बनाना सीखेंगे। और एकाक्षर क्रिया वाले वाक्यों की अंग्रेजी के लिए हमें केवल 8 ही वर्ब की जरूरत है। तो चलिए देरी न शुरू करते हुए अब हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा आप देख रहे हैं ये लेसन 1 ही है, और ये कुछ पारिभाषिक शब्द जो हमने अभी जस्ट पहले आपको बताया उसका एक छोटा सा रिकैप मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो वो रिकैप, जैसे एकाक्षर क्रिया आप पहचान चुके हैं, वह राम है। यहां वाक्य के अंत में लिखा हुआ है, और इसके पहले कोई भी अपूर्ण कार्यकारी क्रिया जैसे सोता उठता खाता पीता खा रहा खा लिया खा गया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो इस वाक्य के अंतिम अक्षर यहां जो लिखा हुआ है, यही इस वाक्य की पूर्ण कार्यकारी क्रिया हुई, और यह एक अक्षर की है, इसलिए इसे हम लोग एकाक्षर क्रिया कहेंगे। वह राम है, यह एकाक्षर क्रिया वाले वाक्य का एक उदाहरण है। दूसरा बहुअक्षर क्रिया, राम जाता है। यहां देखिए, है के पहले जाता, जाता ना की जगह यहां पर ता लगा हुआ है। ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो उसका एक रिकैप है यहां पर। तो जाता है, यहां ना की जगह ता लगा हुआ, इसलिए यह अपूर्ण कार्यकारी क्रिया हुआ, और यह अपूर्ण कार्यकारी क्रिया और है दोनों मिलकर इस वाक्य की क्रिया हुई। तो इसलिए यहां देखिए 1 2 और 3, ये 3 अक्षर की क्रिया है, इसलिए हम इसे कहते हैं अपूर्ण कार्यकारी क्रिया, और ये दोनों मिलकर के इस वाक्य की क्रिया हुई। और यहां एक से अधिक अक्षर हैं, 1 2 3, इसलिए यह बहुअक्षर क्रिया वाला वाक्य हुआ। तो जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था उसका ये एक रिकैप हुआ। अब हमें इसके बारे में अभी नहीं जानना है, हम अभी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे एकाक्षर क्रिया वाले वाक्य की, और उसके लिए मुझे आपको कुछ टूल देना है। कहीं कहीं इसमें मैं ये जो भी चीज लिखा हुआ है, ये 8 10 12 पेज की चीज है, जिसको मैंने एक टेबल फॉर्मेट में यहां लिखा है कि कम से कम समय में, बाकी मेरे आवाज को सुनिए आप, मेरे एक्सप्लेनेशन से वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो वो 8 क्रियाएं क्या है, उस 8 क्रिया के लिए ये जो मैंने पहला रिकैप दिया, ये पहचान 1 है, एकाक्षर क्रिया पहचानने के लिए और बहुअक्षर क्रिया पहचानने के लिए। अब हम आपको लेकर के चलते हैं पहचान 3 पर। 2 पर हम आएंगे, 2 यहां दिया हुआ है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम चलते हैं पहचान 3 पर। ये पहचान 3 क्या है? देखिए, मैंने कहा था कि एकाक्षर क्रिया वाले वाक्य की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें 8 क्रिया की जरूरत पड़ती है, और वो 8 वर्ब क्या है? तो वो 8 क्रिया जो है ये यहां आपको टेबल पर दिखेगा। कैमरा जरा टेबल पर दिखाइए। यहां ये है इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। यहां इज का अंग्रेजी है, आर का अंग्रेजी है और हो है, एम का हूं, वाज का था थी, वेयर का थी। उसी तरीके से हैज के लिए भी है, हैव के लिए है, और हैड का था थे थी।
इसी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं 8 क्रियाओं से अभी आगे की जो भी ट्रांसलेशन की सीरीज या वीडियो आएगी उसमें हम इन्हीं 8 क्रियाओं से सारा ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। बल्कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन 8 क्रियाओं के इस्तेमाल से पूरा का पूरा कंपोजिशन लिखा जा सकता है बिना किसी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, V4, V5 का इस्तेमाल किए हुए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखिए, इस 8 क्रिया को हमने 2 भाग में लिखा है, एक तरफ 5 है और एक तरफ 3 है। ये 5 जिनकी संख्या है, इनका एक हंसौवा नाम या आसानी से आपको याद हो जाए, इसके लिए हमने यहां पर लिखा पंचरत्न। और ये 3 क्रिया ब्रह्मा विष्णु महेश के तरीके से त्रिदेव इनको मान लीजिए, इनके लिए हमने एक शब्द दिया यहां पर त्रिरत्न। अब देखिए, ये पंचरत्न और त्रिरत्न हैं क्या? इस पंचरत्न को हिंदी में हम लोग कहते हैं होना बोधक क्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब टू बी। यानी वर्ब टू बी के तो और भी फॉर्म होते हैं, लेकिन यहां 5 फॉर्म है, इज, एम, आर, एम, वाज, वेयर। ये 5 वर्ब टू बी के ही रूप हैं। इसके और भी रूप होते हैं, बीन होता है, बीइंग होता है। तो खैर यहां हमें इतने ही की जरूरत है। तो ये वर्ब टू बी के फॉर्म हो गए। और हैज, हैव, हैड को अधिकारी क्रिया कहते हैं। ये वर्ब टू हैव, इसको अंग्रेजी में वर्ब टू हैव कहते हैं। अब हम जानते हैं कि ये होना बोधक और अधिकारी क्या है। तो अब आइए आप पहचान 2 पर। ये पहचान 2 है, होना बोधक वाक्य और अधिकारी वाक्य। पहला में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है राम खुश है, और दूसरे वाक्य में आप देख रहे हैं राम को हाथी है। दोनों ही वाक्य में क्रिया आप देखेंगे तो है, यहां भी है और यहां भी है। अब ये है जब वाक्य का अंतिम अक्षर यानी है, हो, हूं, था, थे, थी से यह पता चले कि कर्ता के अधिकार में कोई वस्तु है और कर्ता उस वस्तु का मालिक है, तो उस क्रिया को हम लोग अधिकारी क्रिया कहेंगे। और जिस वाक्य में अधिकारी क्रिया होगी उसको अधिकारी वाक्य कहेंगे। जैसे यहां राम को हाथी है, तो इस है से पता चल रहा है कि राम हाथी का मालिक है और राम के अधिकार में हाथी है। दूसरी तरफ आइए, यहां है, इस है से क्या पता चल रहा है? ये है हमें बता रहा है राम खुश है। इस है से राम के खुश होने का पता चलता है, राम किस स्थिति में है, किस दशा में है, उसके अवस्था का पता चल रहा है। यहां अधिकार वाली कोई बात नहीं पता चल रही है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि राम ने खुशी को अपने जेब में रखा हुआ है या खुश का मालिक राम है, ऐसा नहीं होता है। तो यहां जो क्रिया बताए कि कर्ता के अधिकार में कोई वस्तु है और कर्ता उस वस्तु का मालिक है, अथवा उसके अधिकार में वह चीज नहीं है और वह उस चीज का मालिक नहीं है, दोनों जो बताए उसको हम लोग अधिकारी वाक्य कहेंगे, क्रिया कहेंगे। और जिस वाक्य में अधिकारी क्रिया होगी उसको हम लोग अधिकारी वाक्य कहेंगे। और जहां ये दोनों में से कुछ नहीं हो, न अधिकार होने का पता चले न अधिकार न होने का पता चले, दोनों में से कुछ नहीं, वही होना बोधक हो जाता है। तो ये होना बोधक और अधिकारी बोधक, मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से इसको पहचान लिए। और इस होना बोधक और अधिकारी बोधक पर ही मेरी पूरे वीडियो की ट्रांसलेशन की आगे की जो आने वाली वीडियोज होगी ट्रांसलेशन में, ये ट्रांसलेशन सेक्शन में आएगा। आप मेरे वीडियो में जब जाएंगे यूट्यूब पर चैनल पर, तो मेरे आपको ये जो मिलेगा, ये वाला जो चैप्टर होगा, ये ट्रांसलेशन वाले प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। ये ट्रांसलेशन का पार्ट है, लेकिन इसका इस्तेमाल ग्रामर में भी है। अब हम, तो ये हुआ पहचान 2। और पहचान 3 तो मैं आपको यहां एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसी 8 क्रिया से हम ये होना बोधक और अधिकारी बोधक वाले वाक्य का अंग्रेजी बनाने वाले हैं। और ये दोनों ही एक अक्षर क्रिया वाले वाक्य का उदाहरण है। मैंने बहुअक्षर समझाया, लेकिन बहुअक्षर को अभी हम रोकेंगे। बहुअक्षर की सीरीज बाद में स्टार्ट होगी, जब एक अक्षर समाप्त होगा तब। अब हम बढ़ते हैं, पहचान 3 हो चुका है, पहचान यहां 4 है। इसका ये टेबल यहां पर है बना हुआ। ये पहचान 4 क्या है? मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जब मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा था, तो उसमें लास्ट में मैंने बताया था फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के रूप। तो देखिए, वाक्य 4 रूप में होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब ये क्या है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। जिस वाक्य में प्रश्न
और नहीं दोनों मौजूद हो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, यानी प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और उसमें नकारात्मक शब्द नहीं भी मौजूद हो। जिस वाक्य में केवल प्रश्न हो और ये नहीं नहीं हो तो उसकी जगह हमने क्रॉस लगाया, ये नहीं है तो ये इंट्रोगेटिव हुआ। जिसमें प्रश्न तो नहीं है लेकिन नहीं मौजूद हो वह नेगेटिव हुआ। और जिस वाक्य में न प्रश्न हो और न नहीं हो, दोनों में से कुछ नहीं हो, वह एफर्मेटिव हुआ। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं बगल में भी दूंगा और नीचे भी दूंगा। अगर ये पहचान में आ गया तो दरअसल ये तीसरा और जो चौथा है इसके दो दो रूप हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक क्या वाला इंट्रोगेटिव और एक आईपीए वाला इंट्रोगेटिव। पुनः इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी दो तरीके का होता है, एक क्या वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव और एक आईपीए वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए उसका एक्सप्लेनेशन ये पहचान 5 में मिलेगा। वाक्य रचना ये समझ गए तो इसके लिए ट्रांसलेशन बनाने के समय हम करते क्या है ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जब वाक्य एफर्मेटिव हो तो वैसे वाले वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तब वर्ब की अंग्रेजी और तब आर एम। यहां आर एम का मतलब हुआ रिमेनिंग मैटर। बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, कैमरा ऐसे रखिए कि ये लेटर क्लियर दिखे। दूसरा नेगेटिव तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी, वर्ब की अंग्रेजी और रिमेनिंग मैटर, ये एफर्मेटिव में होता है यानी बाकी बात। अगर वाक्य नेगेटिव हो यानी उसमें नो नॉट का प्रयोग हो तो पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर वर्ब की, तब नॉट नो और अंत में बाकी बात रिमेनिंग मैटर बाकी बात। इंट्रोगेटिव क्या वाला, अब ये यहाँ जो मैंने लिखा तो अभी ऊपर के टेबल में मैंने यहाँ जरा सा आप दिखाइएगा कैमरा को कि ऊपर वाले टेबल में मैंने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दो ही लिखा था, लेकिन अब नीचे दिखाइए यहाँ पर मैंने उसके दो दो पार्ट किए हैं, इंट्रोगेटिव क्या वाला और इंट्रोगेटिव आईपीए वाला। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या वाला और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आईपीए वाला। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज समझना। दरअसल ये क्या वाला क्या है, इस क्या वाले की पहचान ये है कि वैसा प्रश्नात्मक वाक्य जो क्या से शुरू हो रहा हो, यानी जिसका पहला वैसा प्रश्नात्मक वाक्य या प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य जिसका पहला शब्द क्या होगा, वह क्या से शुरू होगा, ये इसकी पहली पहचान है। और इसकी दूसरी पहचान ये है कि इसका जवाब केवल दो शब्द हां या ना में दिया जा सकता है। क्या वाले इंट्रोगेटिव का दो पहचान है, एक तो इसकी शुरुआत क्या से होगी और दूसरा इसका जवाब केवल हां या ना में दिया जा सकता है, यही इसका पहचान है। इसको अंग्रेजी में हम लोग येस नो क्वेश्चन कहते हैं। येस नो इसलिए कहते हैं कि इसका जवाब आइदर यू कैन रिप्लाई इट दिस क्वेश्चन आइदर इन येस और नो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आईपीए क्या है? आईपीए का मतलब हुआ कि ये प्रश्न और प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य जो है यह कभी भी क्या से शुरू नहीं होगा, इसकी शुरुआत क्या से होगी ही नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं कि इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा या तो वह वाक्य के बीच में होगा या अंत में होगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो यहां पर क्या आया लेकिन बाद में आया, ये क्या से शुरू नहीं हो रहा है। तो ये अंतर है बेसिक क्या वाले में और आईपीए वाले में। आप कहेंगे सर आईपीए क्या है? दरअसल ये आईपीए शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म है। आई फॉर इंटेरोगेटिव, पी फॉर प्रोनाउन, ए फॉर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसको शॉर्ट फॉर्म जब हम करते हैं तो आईपीए लिखते हैं। यानी ये वाक्य जो होते हैं इंट्रोगेटिव आईपीए और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आईपीए, ये कभी भी क्या से शुरू नहीं होंगे और इसमें प्रश्न शब्द जो होते हैं उसके लिए अंग्रेजी अलग से लिखने पड़ती है। क्या वाले में क्या है कि क्या वाले के लिए प्रश्न क्या के लिए अलग से हमको अंग्रेजी नहीं लिखना है। इस आईपीए वाले की पहचान भी दो तरीके से, एक तो ये कभी भी क्या से शुरू नहीं होगा और दूसरा इसका जवाब कभी भी हाँ या ना में आप नहीं दे सकते। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये क्या है। जैसे मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो आप इसको हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दे सकते। आपको बताना पड़ेगा कि आप फलाना ढिमकाना या जो कुछ भी आपका नाम है, राम मोहन सोहन सीता गीता, वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये वाक्य रचना का जो ऑर्डर होता है ये यहां पर हुआ। अब मैं इसी चीज का एक्सप्लेनेशन यहां पर दे रहा हूं। ये जो आपने आईपीए वाला देखा, इसका दो पहचान,
एक तो यह क्या से शुरू नहीं होगा और इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अंग्रेजी में इसी को हम लोग WH क्वेश्चन कहते हैं। ये ओपन क्वेश्चन के भी नाम से जाना जाता है। ये जो क्या वाला है इसको क्लोज क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि इसका जवाब इसी में मिल जाता है हाँ या ना में। लेकिन इसको हम ओपन क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ बिल्कुल खुला हुआ सवाल होता है और प्रश्न शब्द IPA मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तब वर्ब की लिखेंगे, तब सब्जेक्ट, अगर निगेटिव होगा तो नॉट, नो, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, और तब अंत में बाकी बात। इसका एक्सप्लेनेशन अब मैं यहां आपको करने वाला हूं। जैसे मान लिया एक वाक्य है राम खुश है, ये एग्जाम्पल किसका हुआ? एफर्मेटिव का। कैमरा जरा यहां दिखाइए, ये एफर्मेटिव है। सब्जेक्ट, वर्ब, रिमेनिंग मैटर। यहां सब्जेक्ट है राम और वर्ब है और रिमेनिंग मैटर हो गया खुश। तो इसके हिसाब से जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो अब ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गया और कितना जल्दी आप ट्रांसलेशन पर पहुंच रहे हैं। तो पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी राम इज हैप्पी। अब ये बन गया, ये एफर्मेटिव हुआ, सब्जेक्ट वर्ब रिमेनिंग मैटर, राम इज हैप्पी, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब आप देखिए दूसरा नेगेटिव, राम खुश नहीं है। जरा वीडियो यहां दिखाइएगा। नेगेटिव में क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब नॉट, नो और तब रिमेनिंग मैटर, यानी इसका ट्रांसलेशन बनेगा राम इज नॉट हैप्पी, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब जरा सा वीडियो यहां देख, कैमरा यहां दिखाइएगा। इंट्रोगेटिव क्या वाला, मैंने कहा कि ये जब भी शुरू होता है तो क्या से शुरू होता है, उसका जवाब केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है। और ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने के लिए बड़ा बेसिक चीज रहता है कि यहाँ क्रम उलटता है वर्ब और सब्जेक्ट का। आमतौर पर जब सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट तब वर्ब रखते हैं। इसमें क्या वाले इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में पहले वर्ब की अंग्रेजी लिखते हैं और तब सब्जेक्ट। जब तक आप वर्ब को सब्जेक्ट के पहले नहीं लाएंगे तब तक वो इंट्रोगेटिव बनेगा ही नहीं। यानी पहले वर्ब और सब्जेक्ट, बस इस दोनों का क्रम बदल दीजिए, ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यानी हम इसमें पहले वर्ब की अंग्रेजी लिखेंगे तो इसकी वर्ब हो जाएगी इज, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया राम और रिमेनिंग मैटर हो गया हैप्पी और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ये बन गया क्या राम खुश है, इज राम हैप्पी। अब क्या राम खुश नहीं है, पुनः पहले वर्ब की अंग्रेजी तो इज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नो तो नॉट लगेगा और रिमेनिंग मैटर हो गया इज राम नॉट हैप्पी। और अब आगे देखिए, तो आगे में है क्यों राम खुश है। आप देखिए ये क्यों जो हो गया यही IPA हो गया, ये क्या से शुरू नहीं हो रहा है। और राम के खुश होने का कारण बताना पड़ेगा। राम की शादी हो रही है इसलिए खुश है, कि राम को नौकरी लग गई इसलिए खुश है, कि राम को मिठाई मिला खाने के लिए, ये इसका पूरा जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता। तो पहले IPA यानी प्रश्न शब्द की अंग्रेजी, तो यहाँ क्यों की अंग्रेजी हो गई वाई। इसके बाद वर्ब, ये वर्ब जब तक सब्जेक्ट से पहले रहेगा तभी, अगर वाई राम लिख दिए तो फिर ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा। यानी पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी, तब वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग मैटर, ये। और नेगेटिव में फिर वही बात, पहले IPA की अंग्रेजी वाई, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर रिमेनिंग IPA की अंग्रेजी, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वाई इज राम, तब नॉट और ये हैप्पी। ये एक वाक्य के 6 रूप आपने सीख लिए। और जब मैंने पिछले लेसन का वीडियो बनाया था, लेसन 2 जब बनाया था ग्रामर का काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसमें लास्ट मैंने इसी चीज से किया था, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस से। और मैंने उसमें इसका जिक्र किया था कि आप आने वाले वीडियो में जब ट्रांसलेशन मैं पढ़ाऊंगा या ग्रामर बताऊंगा तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आप ये देख लीजिए कि आज आप एक ही वाक्य के 6 रूप बनाना सीखे हैं। आप इसमें जो मैं एक्सरसाइज आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जो एक्सरसाइज मिलने वाला है आपको, जो एक्सरसाइज मिलने वाला है उस एक्सरसाइज में मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा PDF का, आप वहां से एक्सरसाइज बना सकते हैं।
एक वाक्य के 6 रूप, जैसे राम शिक्षक है, राम एक शिक्षक नहीं है। क्या राम एक शिक्षक है? क्या राम एक शिक्षक नहीं है? क्यों राम एक शिक्षक है? कहां राम एक शिक्षक नहीं है? इस तरीके से एक वाक्य के 6 रूप आप खुद से बना सकते हैं। मान लिया मैं कहता हूं सुरेश एक खिलाड़ी है, अब निगेटिव बनेगा, सुरेश एक खिलाड़ी नहीं है। क्या सुरेश एक खिलाड़ी है? क्या सुरेश एक खिलाड़ी नहीं है? कब सुरेश एक खिलाड़ी है और कहां सुरेश एक खिलाड़ी नहीं है? तो आप इस तरीके से खुद से बना सकते हैं, लेकिन उस पीडीएफ में क्या होगा, क्रम बदलेगा, होगा यही एफर्मेटिव, निगेटिव, क्या वाला इंट्रोगेटिव, क्या वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर आईपीए वाला इंट्रोगेटिव और आईपीए वाला इंट्रोगेटिव निगेटिव, लेकिन वाक्य अलग अलग होंगे। जैसे राम ईमानदार है तो अगला वाक्य होगा मोहन बेईमान नहीं है, ये नेगेटिव है, वाक्य बदल गया लेकिन फॉर्मेट वही रहेगा। तीसरा वाक्य होगा क्या यह छोटा लड़का बदमाश है, अब चौथा वाक्य क्या हो जाएगा, क्या यह मंदिर बहुत ऊंचा नहीं है। अब पांचवा वाक्य हो सकता है क्यों वह उदास है, और छठा वाक्य हो जाएगा क्यों वे लोग बेईमान नहीं है। इस तरीके से वाक्य मिलेगा, वेरिएशंस मिलेंगे आपको, पर बनाने का जो तरीका होगा, वीडियो जरा यहां, कैमरा यहां दिखाइएगा, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब मैं आग्रह करूंगा, जरा एक बार कैमरा यहां दिखाइए, पहचान 1, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका ले लीजिए, फिर पहचान 2 का जरा सा दिखा दीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप नोट कर लेंगे कॉपी पर तो आपको याद करने में सहूलियत होगी। और एक जगह अगर आपने इसका ले लिया तो जरा पहचान 3 पर दिखाइए, आप यहां से यहां तक के पूरे की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब आप पहचान 4 पर दिखाइए, इस पहचान 4 का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद होगा। और अब पहचान 5 का एक बढ़िया से जरा जूम करके दिखाइएगा कि वो एक साथ इसका स्क्रीनशॉट आ जाए। और ये हो गया तो इस एक्सप्लेनेशन वाले का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सारे स्क्रीनशॉट आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है एट ए ग्लांस आप कभी भी जब एक बार इसको देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एक्सरसाइजेस का, आप उसको बनाएंगे। और अगली वीडियो जो मैं लाऊंगा वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और मैं बता दूं होना बोधक वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला प्रकार होता है सीधा साधा होना बोधक वाक्य, और ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये सीधा साधा होना बोधक वाक्य का है। और जो एक्सरसाइज मैं देने वाला हूं वो भी सीधा साधा होना बोधक वाक्य का ही एक्सरसाइज होगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका जो दूसरा प्रकार है होना बोधक वाक्य का, बहुअक्षरी होना बोधक। तो अगले वीडियो में यानी जो ट्रांसलेशन वाली वीडियो आएगी उसमें बहुअक्षरी होना बोधक के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।